हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा है एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़ जो कि सेकंड बुक है। इस बार हम देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ जो कि थर्ड बुक है। इसमें जो मेजर चीज़ें जो भी दी हुई है वो सब मैकेनिकल के यूटिलिटीज़ हैं। भले हमें लगेगा कि वो इलेक्ट्रिकल है मगर ये है वो है, मगर इसमें भी मैकेनिकल की ही चीज़ें हैं। एक दो चैप्टर्स को आप छोड़ोगे तो बाकी सब मैकेनिकल चीज़ें, मगर इलेक्ट्रिकल वालों का एक्सपीरियंस इसमें है तो उनको भी इजी पड़ सकता है, मगर थोड़ा सा टफ जाएगा जब आप कैलकुलेशंस में जाओगे तब न्यूमेरिकल्स में। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बुक 3 में सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। ये चैप्टर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इजी है, मगर मैकेनिकल वालों के लिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, मगर इतनी भी नहीं है कि आप प्रिपेयर करोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिकल बिलिंग के रिलेटेड, कि इसमें बिल्स कैसे होते हैं, क्या होता है। उसके बाद लोड मैनेजमेंट और मैक्सिमम डिमांड क्या है, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। काफ़ी सारे टाइप्स हैं डिमांड मैनेजमेंट के, जो भी है उसमें ग्राफ्स दिए हुए, जो ग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप ड्रॉ करिएगा। उसके साथ में वो ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे गए हैं ग्राफ्स में, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कहाँ कैपेसिटर्स इंस्टॉलेशन है, क्या है, वो सब दिया हुआ है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसफार्मर्स का। बेसिक ट्रांसफार्मर कैसा होता है, क्या होता है, अंदर दिया हुआ है। तो आप चाहे तो बिल्कुल एक बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो है वो है लॉसेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कितने परसेंटेज लॉसेस होते हैं नॉर्मली, तो वो ध्यान देना है। उसके बाद जो है वो है टी एन डी लॉसेस। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया है कि आपको बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेके एंड पॉइंट तक, डिस्ट्रीब्यूशन तक कितनी उसमें लॉसेस होते हैं, तो वो सब परसेंटेज दिए हुए हैं। इंडिया में क्या है, आउटसाइड में क्या हुआ है, वो सब दिया हुआ है। सब अपडेटेड लिस्ट के लिए भी आ सकते हैं और 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। अगला जो है वो है टेक्निकल लॉसेस का एस्टिमेट कैसे किया जाए, तो वो दिया हुआ है उसमें, कैसे आपको टेक्निकल लॉसेस को फाइंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, कैसे कुछ फार्मूलेस दिए है वो करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिमांड साइड मैनेजमेंट और हार्मोनिक्स। इन दो पॉइंट के ऊपर थियोरेटिकल बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो ये दोनों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो टोटल 11 पॉइंट्स में से आप 9 पॉइंट्स करोगे तो भी सफिशिएंट है, पर आपको अगर करना है तो सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। अगला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इसमें मेनली जो दिया हुआ है वो है थियोरेटिकल। जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब थियोरेटिकल है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, मगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से होगे तो थोड़ा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया है मोटर्स के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मगर इसमें से क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। कैरेक्टरिस्टिक्स में से कुछ आ सकते हैं, मगर टाइप्स के और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है इफ़िशेंसी, सिलेक्शन और एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। तो इफ़िशेंसी के ऊपर कंपलसरी एक प्रॉब्लम आता है, उसमें आपको नो लोड लॉस, फुल लोड लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, ये सब आपको निकालने हैं, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। अगला जो पॉइंट है मोटर सिलेक्शन और एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। इसमें कुछ थ्योरी आ सकती है 2 मार्क के लिए, या फिर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स के लिए बिल्कुल आ सकते हैं, तो ये करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी और मिनिमाइजिंग लॉसेस और रिवाइंडिंग इफ़ेक्ट्स। तो इन सब में दोनों में से थियरी आएगी, बिल्कुल करना चाहिए, छोड़ना नहीं है। स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी यूज़ होता है और इसके ऊपर थियरी भी आ चुका है। और इसमें शायद आपको न्यूमेरिकल आए ना आए पता नहीं, पर थियरी तो कंपलसरी आएगी। और जो आखिरी वाला है वो स्टार लेबलिंग है। तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, आप 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को मोटर्स के हिसाब से करना चाहिए। मोस्टली थियरी है इफ़िशेंसी निकालने के अलावा, तो करें इन सब को।
अगला जो चैप्टर है वो कंप्रेसर सिस्टम। तो कंप्रेसर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका फोर्थ बुक से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और थर्ड बुक में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस पर काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल वाइज। तो इसमें हर एक चीज़ आपको बेसिक से बिल्कुल चालू करनी है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, टाइप्स हो, उनके परफॉर्मेंस हो। तो इस पे थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस में से भी आ सकता है इसमें इफ़िशियंसी निकालने के लिए, जैसे आइसोथर्मल इफ़िशियंसी हो गई, वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी हो गई, फिर मैकेनिकल इफ़िशियंसी हो गई। तो ये सब चीज़ें निकालने के लिए आएंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमें दिया है एफिशिएंट कंपोनेंट्स, यूज़, असेसमेंट और चेकलिस्ट जो है। तो सारे पॉइंट्स इसमें करने हैं। इसमें जो कंप्रेसर कैपेसिटी असेसमेंट है तो उसमें मोस्टली जो एफएडी कैसे निकालते हैं उनके स्टेप्स आए हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, स्टेप्स लिखने के लिए थियरी आ सकती है। तो कुछ भी आने के चांसेस है इसमें। इस कंप्रेसर सिस्टम को छोड़ना नहीं है क्योंकि फोर्थ चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अगला जो चैप्टर है वो एचवीएसी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेस्ड एयर के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सेम फोर्थ बुक के हिसाब से इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फोर्थ बुक के लिए। थर्ड बुक में भी इसमें प्रॉब्लम्स आए हुए और आएंगे भी। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको तो इसमें हर एक पॉइंट आपको कवर अप करना पड़ेगा। मैकेनिकल वालों को उसमें ऑलरेडी हो चुका है तो उनको इसमें थोड़ा सा इजी लगेगा करने के लिए। जो इंट्रोडक्शन है साइक्रोमेट्रिक से टाइप्स, जितने भी पॉइंट्स दिए ये सब जो मैंने अभी मार्क किए 6 पॉइंट्स, उसमें से सब में से थियरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सब सारे करने चाहिए। आप चाहें तो कॉमन रेफ्रिजरेंट एंड प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा स्किप कर सकते हैं अगर आप आखिरी के टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो तो। कंप्रेसर टाइप्स और एप्लीकेशन को छोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस असेसमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग और परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ स्प्लिट पैकेज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और आए हुए भी है। या इसमें से फोर्थ बुक में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो थर्ड बुक में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं। तो करना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसमें आगे जो पॉइंट है वो है कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, जो थोड़ा यूनिक है मगर इसमें थियरी आ सकते हैं हमको। 2 मार्क के लिए थियरी आ सकती है या फिर डायग्राम निकालने के लिए आ सकते हैं। तो कर रहे हैं, इसको छोड़ना नहीं है। जो अगला पॉइंट है हीट पम्प, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट पम्प के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है एनर्जी सेविंग्स के रिलेटेड। फोर्थ बुक में भी हीट पम्प के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और थर्ड में भी आए हैं तो उसको करना है। वेंटिलेशन सिस्टम, आइस बैंक सिस्टम, ह्यूमिडिफिकेशन, ये तीनों जो है वो थियोरेटिकल है। तो थियोरेटिकल है मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल भी कभी जाएंगे ऑडिट करने तो ये सब चीज़ें आती हैं उसमें। तो इन सब को तो छोड़ना नहीं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो मैकेनिकल से हो, तो आपको दोनों ब्रांच वालों को आपको करना है। अगला जो है वो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग है। इसमें थियरी है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी नहीं कर सकते। मगर इसमें एक डेफिनेशन है जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है, उसके ऊपर डेफिनेशंस आए 2 ऑब्जेक्टिव्स के लिए या 2 मार्क के लिए। तो इन सब डेफिनेशंस को इस पॉइंट में से करना है। और जो आखिरी वाला है वो है एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। तो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी तो हमें करना ही करना है क्योंकि उस पर थियरी तो आएगी ही आएगी किसी ना किसी में से। और जब आप एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ करते हो तब उसका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि फोर्थ बुक में ऐसा भी बताया जाता है कि आप कौन सा सॉल्यूशन इसमें देंगे, तो उस टाइम पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए। और आखिरी एक उन्होंने केस स्टडी दिया है जो आपके रेफरेंस के लिए, उसको छोड़े नहीं, उसको करें ताकि आप फोर्थ बुक में भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसका यूज़ करके। अगला चैप्टर है फैंस एंड ब्लोअर्स। तो फैंस एंड ब्लोअर्स ये एक सिमिलर है पम्प्स से, क्योंकि पम्प्स और फैन और ब्लोअर दोनों सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशंस पे काम करते हैं। इसमें भी सेम जैसे पंप्स पे करना है वैसे ही करना है। इंट्रोडक्शन में आप कर सकते हैं, फ़ैन टाइप्स में अगर आपको थियरी करनी है तो कर सकते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन तो आता है नहीं। तो अगर आपको टाइप्स याद रखने हैं तो रख सकते हैं। उसमें
ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है फ़ैन टाइप्स में, तो उसको करेंगे। उसके बाद आता है फ़ैन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्थ बुक में एक चैप्टर है सीमेंट्स इंडस्ट्री, उसमें फ़ैन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुआ है फोर्थ बुक के लिए। तो ये इसमें आपको बिल्कुल करना है। फ़ैन डिज़ाइन सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको फोर्थ बुक में चैप्टर फोर्थ बुक में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड बुक में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो है वो है फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, उसमें थियरी भी आया है। ये फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने दिया है VFDs के हिसाब से आपका कैसे फ़्लो करेंगे, फिर स्टार टू डेल्टा करने के बाद, डेल्टा टू स्टार करने के बाद, उसके बाद डैम्पर का यूज़ करके, ऐसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ़्लो कंट्रोल स्ट्रेटजी दी है। तो सारे करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। उसके बाद जो है मैंने बोला फ़ैन परफॉर्मेंस असेसमेंट, सेम फोर्थ बुक के हिसाब से आपको करना है। एनर्जी और सेविंग अपॉर्चुनिटी तो छोड़नी नहीं है, कुछ भी हो जाए। और जो ये आगे उन्होंने दिया हुआ है केस स्टडी ऑन प्रेशर ड्रॉप क्रॉस बैक फिल्टर, तो जब आप कोई फ़ैन या ब्लोअर डिज़ाइन करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये इस केस स्टडी में दिया हुआ है। ये सेम आपको फोर्थ बुक के सीमेंट चैप्टर में आने के चांसेस हैं। केस स्टडी को उसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल करना है। आप चाहें तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि पम्प्स और फैंस एंड ब्लोअर्स सेम है, तो यहाँ पे भी हमें सब कुछ सेम करना है। पंप के जो भी टाइप्स हैं उनको छोड़ना नहीं है। उनके आगे जो आता है वो है सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें हेड कैसे डिसाइड होता है, फिर उसका प्रेशर लॉसेस कैसे है, फ्रिक्शन लॉस है, माइनर लॉस है, मेजर लॉस है, तो ये सब दिया हुआ है। डेफिनेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पंप कर्व है, कैसे रीड करना है, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट क्या है, कैसे ऑपरेट करेंगे पंप को, कहाँ NPSH है, क्या है, पावर कैसे देखते हैं, तो सब इसमें पंप कर्व में दिया है। ये प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पम्प्स ये एक ऐसे इक्विपमेंट है जो हर एक इंडस्ट्री में होता है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में ले लो, तो बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं। जैसे हमने डिस्कस किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एफिशिएंट सिस्टम, कोई भी पॉइंट इसमें से छोड़ना नहीं है हमको। जैसा फैंस एंड ब्लोअर्स में कंट्रोल स्ट्रेटजीज है, वैसे ही पंप्स में भी है, सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है मगर ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद उन्होंने कुछ अलग अलग टाइप्स के पंप्स दिए हुए हैं, उनके एप्लीकेशन दिए हुए, कब कौन सा पंप यूज़ करना चाहिए, जो कि बॉयलर फीड में कैसा होना चाहिए, म्यूनसिपल, सीवेज, एग्रीकल्चर। तो ये एक अलग थोड़ा सा दिया है, जो एक ना एक एटलीस्ट वन टाइम तो आपको करना है, ताकि वो आपको एटलीस्ट याद रहे कि इस टाइप में कैसा पंप यूज़ होता है। और आखिरी का तो हमें छोड़ना ही नहीं है कभी भी, एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़। ये तो हमारे आगे जब आप ऑडिटर बनोगे तब तो यूज़ आएगा ही, मगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ बहुत आए उसका। अगला जो चैप्टर है वो कूलिंग टावर्स। तो सिमिलरली इसमें तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, पम्प्स ब्लोअर्स में भी, कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन में, कूलिंग टावर भी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें को हर एक पॉइंट करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कूलिंग टावर। काफ़ी छोटा है मगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें काफ़ी डेफिनेशंस है, रेंज, अप्रोच, इफ़ेक्टिवनेस, बहुत सारे फार्मूलेज दिए हुए हैं उसमें। हीट रिजेक्टेड बाय कूलिंग टावर, साइकिल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ड्रिफ्ट लॉसेज, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस है, जो कोई एक ना एक डेफिनेशन तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा ही आएगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी आ सकता है 2 मार्क के लिए। तो कूलिंग टावर्स को छोड़ना ही नहीं है। जो भी केस स्टडीज़ हम देख रहे हैं, जैसे इस कूलिंग टावर में केस स्टडी दिया एप्लीकेशन ऑफ VFD, तो ये भी एक बार आप कर लीजिएगा सॉल्व, क्योंकि फोर्थ बुक में चांसेस हैं आने के, तो कूलिंग टावर्स में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जो फ्लो कंट्रोल स्ट्रेटजीज़ है वो पंप्स और इसके लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर जस्ट आप एक बार पंप्स का अगर आप देख लोगे तो उसके बाद अपने आप आपको कूलिंग टावर्स का भी समझ में आ जाएगा। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कूलिंग टावर, सबसे इम्पोर्टेंट है मगर उतना ही इजी भी है। अगला चैप्टर है लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम बहुत लेंथी है, बहुत बहुत ज़्यादा है, इसमें थियोरी भी दी है, न्यूमेरिकल्स भी दी हुई है।
तो बेसिक जो भी दिया है वो मैं जो भी इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि लाइटिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल वाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था मुझे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मगर उसमें मैंने जो जो चीज़ें देखी वो है बेसिक पैरामीटर्स, उसके बाद रिकमेंडेड इल्यूमिनेंस लेवल्स में 2-3 टाइप्स के, जैसे ऑफिस है, कॉरिडोर से, सबके थोड़े नंबर्स याद कर लिए थे। इल्यूमिनेशन कैसे करना है, उसके बाद मैंने एक देखा था वो है एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग कंट्रोल्स कैसे करते हैं, और एक आखिरी केस स्टडी। तो इन 5 पॉइंट्स को मैंने जब देखा था, बाकी सारे मैंने मोस्टली इग्नोर किए थे। आप चाहे तो लाइट सोर्स पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है तो आप तो इतने पॉइंट्स तो आपको करने ही है। अगला जो चैप्टर है वो है डीजल नेचुरल गैस पावर जनरेशन। तो इसमें बहुत कम दिया है, मगर इसमें थोड़ा सा जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कुछ ऑपरेशनल फैक्टर्स भी हैं। एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ डीजी सेट्स में कुछ डेफिनेशंस आए हुए हैं, न्यूमेरिकल थोड़े कम आए इसमें, तो न्यूमेरिकल आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मगर डेफिनेशंस नहीं सेव करना है। एनर्जी सेविंग मेजर्स भी इतने ज़्यादा है नहीं इसमें, मगर इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है वेस्ट हीट रिकवरी। वेस्ट हीट रिकवरी पे क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल आया है, तो कंपलसरी जो एनर्जी परफॉर्मेंस में है या फिर एनर्जी सेविंग मेजर्स में दिया है वेस्ट हीट रिकवरी का कैलकुलेशन, तो वो करना है, क्योंकि उसमें पिछले साल भी आया था और मे बी इस साल आ सकता है, तो इसको करना है, छोड़ना नहीं है। अगला चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग्स और ECBC। तो हम देख ही सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स दिए इसमें, मगर इतना भी लेंदी नहीं है जितना हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है बिल्डिंग डेफिनेशन, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा थियरी आए, ऑब्जेक्टिव्स आए, तो इस सारे डेफिनेशंस जो भी थियरी है तो उसको करना है। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गाइडलाइंस दिए उन्होंने, तो गाइडलाइंस एक बार आप कर सकते हैं, थियरी के लिए आया, 10 मार्क के लिए भी गाइडलाइंस में पूछा गया है। अगर आप थियरी में थोड़ा स्ट्रांग है तो इन सब को कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा एक बार पढ़ के इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ UPS के बारे में दिया हुआ है और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, तो इन पे थियरी आई हुई है। उसके बाद एक आखिरी जो है एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स इन बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर 4th बुक में भी प्रॉब्लम आया हुआ है, 3rd में भी आया, तो ये करना है हमें, इसको छोड़ना नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि 3rd बुक में मोस्टली मैकेनिकल ही है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो है कंप्रेसर सिस्टम, HVAC, फैंस, ब्लोअर्स, पम्प्स, कूलिंग टावर, DG सेट्स और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग्स एंड ECBC। तो इतने आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़े आए हुए हैं, मोटर्स में उससे भी ज़्यादा नहीं है, और लाइटिंग सिस्टम में बहुत कम है। तो ये 3 को आप बाद में भी कर सकते हैं, मगर जो 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 है तो उनको कंपलसरी करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे बुक नंबर 4 को।